अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.3 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उसकी टोटल जो टाइप्स होती हैं वो 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने पहली 3 एक्सरसाइज में पहली 3 टाइप्स को कवर अप कर लिया। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह टाइप नंबर 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। और उसमें भी जो है इस तरह है कि एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 4.4 है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहले 4 क्वेश्चन जो है उनमें जो फ्रैक्शंस हैं वो प्रॉपर हैं, और 5 और 6 जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं, इम्प्रॉपर। तो आपको लास्ट लेक्चर्स में याद होगा कि मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन की है, किस तरह से डिवाइड किया आपकी हर एक्सरसाइज को, कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस थी उनको मैंने एक लेक्चर में रखा है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती थी उनको मैंने एक लेक्चर में रखा है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आज की एक्सरसाइज के जो हैं वो प्रॉपर हैं, उनमें डिग्री जो है ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो हम उनको आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले 4 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है फ्रैक्शंस तो हो गई प्रॉपर, कि मैंने बता दिया आपको कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप यूज़ होगी वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए x²+4, अब सिर्फ x²+4 पे देखिए, फोकस कीजिए। x²+4 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं बनते। तो x²+4 कौन सा फैक्टर होगा, या कौन सा आप इसे कहेंगे कि किस टाइप में आ रहा है, ये टाइप नंबर 4 में आ रहा है, इररिड्यूसिबल फैक्टर, और ये रिपीटेड है। यहाँ पे रिपीटेड क्यों है, x²+4 इररिड्यूसिबल है, और इररिड्यूसिबल का मीनिंग मैंने आपको बताया जो फैक्टराइज ना होता हो, लेकिन यहाँ पे इसको ऊपर क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है, लिहाजा ये जो फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल होने के साथ साथ क्या होगा, रिपीटेड भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसमें जो पहला फैक्टर है ये आपको याद होगा टाइप नंबर 1 का है। टाइप नंबर 1 में आप क्या बोलते थे, लीनियर नॉन रिपीटेड। जो x+1 लीनियर होता है, और x+1 की होल पावर कितनी आ रही, 1 आ रही, लिहाजा आप इसे क्या बोलेंगे कि ये नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर है। लेकिन जो सेकंड फैक्टर आ रहा है x²+1 का होल स्केयर, वो किस में आ जाएगा, इररिड्यूसिबल प्लस रिपीटेड फैक्टर में आ जाएगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि जो था हमारे पास इररिड्यूसिबल फैक्टर, वो रिपीटेड नहीं था, वो नॉन रिपीटेड था। उसमें हमने नॉन रिपीटेड के लिए सीख लिया, लेकिन आज की एक्सरसाइज में, आज के इन क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर रिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल, रिपीटेड फैक्टर आ जाएं तो उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह बनेंगी, तो वो मैंने यहाँ पे सिखाया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। पहले चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनका सबका एक जैसा मेथड है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो मैंने इसमें से जो सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट किया है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लेट करेंगे। x²/(x−1) इंटू x²+1 का होल स्केयर इक्वल टू आएगा, बच्चों मैंने इसके लिए क्या कहा हुआ है कि जो फैक्टर लीनियर नॉन रिपीटेड हो उसके लिए जस्ट ए अल्फ़ाबेट, मींस कि जो उसको पोजीशन मिल रही है, ये किस पोजीशन पे, ए वाली पोजीशन पे है ना, पहला फैक्टर है, लिहाजा इसको जस्ट आपने ए ओवर दिस फैक्टर लिख देना है, a/(x−1). अगला जो फैक्टर है वो आपके पास है इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल रिपीटेड है। इररिड्यूसिबल रिपीटेड फैक्टर को लिखने का तरीका ये होगा कि आपने उसे एक फ्रैक्शन में नहीं लिखना, 2 फ्रैक्शंस में लिखना है। पहले उसको पावर 1 के साथ लिखना है, अगली फ्रैक्शन में उसी चीज़ को पावर 2 के साथ लिखना है। अब ये इररिड्यूसिबल है, तो इररिड्यूसिबल आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, सिर्फ b नहीं यूज़ करेंगे, आपने b को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगला अल्फ़ाबेट जो c होगा वो उसमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा bx+c। अब इसी चीज़ को आपने दोबारा फिर लिखना है, x²+1 का होल स्केयर, मतलब पहले पावर 1 के साथ लिख रहे हैं, फिर पावर 2 के साथ भी लिखना है। तो पावर 2 में भी जब आप लिख रहे होंगे तो ये क्या होगा, इररिड्यूसिबल ही होगा ना। तो इररिड्यूसिबल लिखने के लिए आपको पता है कि आप क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ d नहीं यूज़ करेंगे। सी के बाद आना डी चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ डी यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे dx+e ओवर दिस फैक्टर, और किसके साथ लिखेंगे इसे, पावर 2 के साथ।
बच्चों मैं बार बार हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में या हर क्वेश्चन के जो ये वाला स्टेप है उस पे मैं रुक के आपको बोलता रहा हूँ कि ये वाला जो स्टेप है आपके क्वेश्चंस के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह लेट करनी है। अगर आपने ये सही लेट किया तो आपका पूरा क्वेश्चन सही चलेगा, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मैं बार बार बताता रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के वो इसी स्टेप से चेक किए जाते हैं। अगर आपने ये वाला स्टेप सही किया हुआ है तो आपका फर्दर क्वेश्चन चेक होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन फर्दर चेक ही नहीं होगा अगर आपने ये रॉन्ग किया हुआ है तो। ठीक है, यहाँ से ऑनवर्ड वही प्रोसीजर है, वही सारा काम है जो हर एक्सरसाइज में रिपीट होता रहा है कि आपने जब फ्रैक्शंस लेट कर लेनी है तो उसके बाद जो ए बी सी डी ई अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इन अल्फ़ाबेट्स की आपने क्या करनी होती है, वैल्यूज फाइंड करनी होती है। उसके लिए प्रोसीजर या मेथड जो आप कर रहे थे वो वही है जो पहली एक्सरसाइज में आपने की है। एक होता था ज़ीरो मेथड और एक होता था कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स मेथड। अब इसमें ज़ीरो मेथड सिर्फ आप x-1 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। x-1 यूज़ किया जा सकता है ज़ीरो मेथड के लिए, लेकिन बाकी फैक्टर एज अ ज़ीरो मेथड यूज़ नहीं किए जा सकते, उनको हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से करेंगे। ज़ीरो मेथड में जस्ट क्या होता है कि जो लीनियर फैक्टर होते हैं नॉन रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, वो फैक्टर यूज़ किए जाते हैं किसके लिए किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ज़ीरो मेथड के लिए। लेकिन जो बाकी जितने फैक्टर होंगे, बेशक लीनियर रिपीटेड आ जाए, इरिड्यूसेबल नॉन रिपीटेड हो, या जो आज वाला केस है हमारा इरिड्यूसेबल रिपीटेड फैक्टर, इन सब के लिए आपने क्या करना होता है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक, तो यहाँ से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जितना लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होगा। लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर कौन है, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जस्ट बचेगा एक्स स्क्वायर, a के साथ x-1 कट होके ये चीज बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। bx प्लस c के साथ x-1 भी आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक फैक्टर कैंसिल होगा लेकिन एक बच जाएगा। dx प्लस c के साथ ये वाला फैक्टर कैंसिल होकर सिर्फ x-1 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो जो बचेगा मैंने वही लिख दिया है। a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, bx प्लस c के साथ दो फैक्टर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x-1, और dx प्लस c के साथ एक ही फैक्टर आएगा जो कि x-1 होगा। अब आपने क्या करना है, a b c d e इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये वाला फैक्टर पहले यूज कर लेंगे, इसको जीरो मेथड में लेके जाएंगे आप। जीरो मेथड आपको पता है कि इस फैक्टर को इक्वल टू क्या पुट किया जाएगा, जीरो, और वहां से x की वैल्यू निकाली जाएगी और उसे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में आके जहां जहां पे x आ रहा होगा आप पुट कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों पूरी इक्वेशन नंबर 2 मैंने सिलेक्ट की और उसमें जहां जहां पे x आ रहा था मैंने x को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 1 के साथ, सिंप्लीफाई किया। ये जो b के साथ जितने भी फैक्टर आ रहे हैं ये सारा जो है b के साथ 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 - 1 जब आप करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 0 इंटू दिस, ये सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह ये d प्लस e वाला ये पूरी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा, और 0 इंटू दिस ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ हम एक ही बात करते हैं, तो 1 का स्केयर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 का भी स्केयर लेना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि a के साथ क्या आ जाएगा, 4, और इधर 1 का स्केयर 1 आ जाएगा तो a हमें कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। हमारी a की वैल्यू कंप्लीट हो गई, ये फाइनल हो गई। बाकी कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, b रह गया, c रह गया, d रह गया और e रह गया। ये 4 अल्फ़ाबेट्स हमने फाइंड करने हैं कौन से मेथड से, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड बच्चों आपको पता होगा कि हम इसी इक्वेशन पे लगाएंगे जिस पे हमने जीरो मेथड अप्लाई किया है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी उसी पे ही लगाया जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। आपस में जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो स्केयर आ रहे हैं, उनको ओपन कर देना है और इस तरह से अरेंज करना है कि पावर्स के लिहाज से अरेंज होनी चाहिए आपकी कोई। जैसे लेफ्ट साइड पे तो एक ही नंबर है, वो तो अरेंज ही अरेंज है, लेकिन राइट साइड पे देखिए सारे नंबर मिक्सअप हुए पड़े, तो आपको पहले इन्हें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका स्केयर ओपन करेंगे, इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो अगली इक्वेशन में मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, डायरेक्टली लिख रही है।
मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मेरे पास एक रैंडम सी इक्वेशन बन गई जिसमें डिग्री के हिसाब से आपका क्वेश्चन या आपकी इक्वेशन अरेंज नहीं है। आप इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4। x की 4 वाले फैक्टर कितने हैं आपके पास, 2। तो आपने क्या काम करना है, इनमें से x4 क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा, x4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही फैक्टर है, a और इधर से b, तो a प्लस b आ जाए। आगे आप प्लस लिख के एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो उसके भी हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है माइनस बी और एक है प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर इसी तरह कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर के हमारे पास टोटल 4 फैक्टर हैं, एक यहाँ से 2a आएगा, यहाँ से प्लस बी आएगा, यहाँ से माइनस सी आएगा और यहाँ से डी आ जाएगा। इसके बाद एक्स वाले भी 4 फैक्टर हैं, वो भी हमने इसी तरह अरेंज कर लेने। उसके बाद विदाउट एक्स यानी कि कांस्टेंट नंबर, वो हमारे पास 3 है, a माइनस सी माइनस ई। ठीक है, हमारी इक्वेशन राइट साइड पे क्या हो गई, अरेंज हो गई। देखिए पहले x4 वाले नंबर, फिर एक्स क्यूब वाले, फिर एक्स स्क्वायर वाले, फिर एक्स वाले, फिर कांस्टेंट, और लेफ्ट साइड पे तो हमने पहले से ही अरेंज किया हुआ है। अब आपने जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करनी है, बोथ साइड जो कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को बच्चों, वो याद रखिएगा कि हर दफ़ा एक्स स्क्वायर नहीं लिखते होते। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट है वो बाय द वे कहाँ से आ रही थी, एक्स स्क्वायर से ही आ रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट पावर है x4, लिहाजा हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट जो करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x4 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे, अच्छा पहले मैं यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दूँ। x4 का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है वो a प्लस बी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है तो हम a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस बी प्लस सी, लेकिन लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं तो उसको भी हम 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी है, लेफ्ट साइड पे वो 1 आ रहा है तो हम 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी को इक्वल टू 1 लिख देंगे। एक्स वाला जो कोफिशिएंट है वो माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई है, लेकिन इस साइड पे नहीं आ रहा तो हम उसको 0 लिख देंगे। कांस्टेंट की बात करें a माइनस सी, तो इधर भी कांस्टेंट नहीं आ रहा तो उसको भी हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं कंपेयरिंग करके आगे इक्वेशंस को लिखने लगा हूँ। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x4, यहाँ से लिखना शुरू करना आपने, x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। जी पहली इक्वेशन मैंने बताई थी a प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 होगी क्योंकि 1 और 2 पहले आ चुकी हैं। माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 7 होगी a माइनस सी माइनस ई इक्वल टू 0। बच्चे ये जो इक्वेशंस बनी है आपके पास 5 इक्वेशंस हैं टोटल, ये आपको हेल्प करेंगी ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो फाइंड करने में। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो इसमें ए और बी, हम दोनों में से अगर एक हमें पता हो तो हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। हमें ए पता है, ए हमने फाइंड करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा, और जब हमें बी मिलेगा वो यहाँ पुट करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा, और जब हमें ए बी सी तीनों मिले होंगे और हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। और अगर हम ए और सी की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 7 में लगा दें तो हमें यहाँ से ई मिल जाएगा। तो आपने 1 बाय 1 जो वैल्यू आपके पास मालूम है आपको वो आप पुट करते जाएं। जैसे ए 1/4 है वो आपने पहले फाइंड करके रखा हुआ है, उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए, तो वहां से पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद बी का जो आंसर आएगा वो -1/4 आ जाएगा। अब ये बी का आंसर -1/4 आप अगली इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। जी यहां से जो सी का आंसर आएगा वो भी -1/4 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो दोबारा फिर माइनस हो जाएगा। अब आपके पास ए बी सी तीनों आ गए हैं, तो आपने इन ए बी सी को तीनों की वैल्यूज को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 5 में। Put a equal to 1/4, b equal to -1/4 and c is equal to -1/4 into equation number 5। इक्वेशन नंबर 5 में आपने a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो कौन सा अल्फ़ाबेट बचेगा, d।
इसमें बच्चों अगर देखा जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 और ये माइनस का 1/4 होगा, यानी कि ये 1/4 माइनस का और प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 और 1/4 इसकी कटिंग होके 1/2 बच जाएगा और हमें चाहिए होगा d, तो ये वाला जो 1/2 यहाँ से बचेगा वो हम 1 में से जा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब वो 1 में से माइनस होगा तो d का जो फाइनल आंसर होगा एलसीएम लेके वो कितना बच जाएगा, वो 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे हल्की फुल्की सी सिंप्लीफिकेशन है जो मैंने यहाँ पे स्किप की है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो हमारे पास d कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। कैसे बचेगा 1/2, ये वाला 1/2 वहाँ जाके माइनस करेंगे बाय यूजिंग एलसीएम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। अब बच्चों लास्ट पे रह गया हमारे पास e। तो लास्ट वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 7, अगर हम उसमें a और c पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करें इनटू इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 थी a माइनस c माइनस e, a माइनस c माइनस e इक्वल टू 0। a की जगह e की वैल्यू, e की जगह c की जगह c की वैल्यू, और ये इक्वल टू क्या आ गया, माइनस c इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। हमें e चाहिए तो e का साइन यहाँ पे माइनस है, इसलिए आप इसको राइट साइड पे ले जाइए, वहां पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, e आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2। सो e का आंसर भी कितना आएगा, 1/2। हमारे पास a b c d e जितने भी अल्फाबेट्स अननोन थे वो हमने सारे क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब हम उन तमाम की वैल्यूज पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी, उसमें हम ए बी सी डी ई की वैल्यूज पुट कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे था हमारे पास ए ओवर एक्स माइनस 1, यहाँ पे था हमारे पास बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे था हमारे पास डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सेंटर पे बेशक प्लस था, लेकिन वो हमारी जो वैल्यू वो माइनस में आई, इसलिए हमें यहाँ में माइनस लिखना पड़ा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ पे फ्रैक्शंस हैं उधर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, नीचे x माइनस 1 के साथ इसे क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 4, माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 4। लेकिन मैंने क्या किया कि ये वाला साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस लगा दिया, तो जो ऊपर दोनों साइन होंगे, माइनस एक्स माइनस 1 जो आया था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस हो गया, और एलसीएम वाला 4 कहाँ चला जाएगा, एलसीएम वाला 4 नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सेम ऐसे यहाँ पे होगा, एलसीएम लेने के बाद जो आंसर बनेगा वो x प्लस 1 ओवर 2 बनेगा। x प्लस 1 ओवर 2 का जो एलसीएम का 2 होगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। आपके पहले 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.4 वो 4 के 4 क्वेश्चन सेम है, जिसमें से मैंने आज सेलेक्ट किया था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप ये आज क्वेश्चन पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें 4.4 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इसके रिव्यू एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही डिस्कस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।